इसमें हमारा सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उसमें इम्यून सिस्टम के बारे में है। तो इम्यून सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो लिम्फेटिक सिस्टम का है। हम स्टार्टिंग करेंगे अपने इम्यूनिटी से ही, इम्यून सिस्टम के ही उसमें देखेंगे और उसमें किस तरीके से पूरी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं सारी पॉइंट्स को अपने। ये हमारा इम्यून सिस्टम का है। तो मेनली हमारे इसमें WBCs और हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका रोल है इसमें। तो ये देखते हैं क्या है इसमें। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारा इम्यून सिस्टम शरीर की बीमारियों से रक्षा करने वाली रक्षा प्रणाली है। इसमें ये शरीर में आने वाले रोग जनकों जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है उसके बिहाव जैसे कोई इन्वेडर्स हमारे शरीर में आते हैं, पैथोजेंस जिसको बोला जाता है, तो शरीर अपने आप को एज अ डिफेंस उस प्रतिरक्षा के लिए क्या किस तरीके से कार्य करता है उसको ये हम स्टडी करेंगे। वो हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली कि किस तरीके से हमारा शरीर एक बिल्कुल जैसे सोल्जर्स होते हैं हमारे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी में। तो वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है और किस तरीके से कार्य करते हैं वो पूरा हम आज स्टडी करेंगे इसमें। तो इसमें सबसे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे मुख्य घटक जो हैं हमारे इसके उनको पहले देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मुख्य घटक में हमारा सबसे पहले श्वेत रक्त कोशिकाएं WBCs जो होती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने टाइप ऑफ ब्लड सेल्स पढ़ा था। तो ये कोशिकाएं रोग जनकों को ढूंढ कर नष्ट करती हैं। इनके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के WBCs होते हैं हमारे, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। उसमें मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। वो सारा रिवीजन हमें करके रखना है। फिर हमें ये सारा समझ में आ जाएगा कि वो लिम्फोसाइट्स का कहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है और किस तरीके से वो कार्य करेंगे। वो हमें बेस वहां से हमने क्लियर कर लिया, उसको किस तरह से हम यूज करना है इम्यूनिटी के लिए वो अब हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती हैं किसी भी इन्वेडर्स के। इन्वेडर्स वही हो गए हमारे, बैक्टीरिया है, फंगाई हो गया, वायरस हो गया हमारा। तो उसको मारने के लिए जो शरीर हमारा निर्माण करता है एंटीबॉडीज का वो कहाँ बनती हैं उसको हम पढ़ेंगे। फिर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रक्त में प्रोटीन का समूह को कहा जाता है। वो किस तरीके से माइक्रोब्स को मारने में एंटीबॉडी बॉडीज की मदद करता है ये पूरी इसमें आ जाती है। आगे इसमें देखेंगे अस्थि मज्जा, बोन मैरो में हमारा मैच्योरेशन होता है बी सेल्स का। जो हमारे टी सेल्स और बी सेल्स है, तो बी सेल्स जो है वो हमारे बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, जो परिपक्व होके फिर वहां पे से हमारे जो इन्वेडर्स हैं उनको मारते हैं। फिर थाइमस ग्रंथि जो है हमारी वहां पे टी कोशिकाएं, टी सेल्स जो है वहां पे परिपक्व होती हैं। ये टी सेल्स भी हमारे फेगोसाइटोसिस के लिए काम आती हैं। फिर प्लीहा, स्प्लीन जो है हमारा एक ऑर्गन है। ये हमारा लोकेटेड होता है स्टमक के पीछे और लेफ्ट हैंड साइड पे शरीर के होता है। डायफ्राम के नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और पेट के पीछे स्प्लीन है। स्प्लीन हमारा मेन कह सकते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो यहाँ पे क्या है, खून को फिल्टर करता है, इम्यून कोशिकाओं को सक्रिय करता है और बहुत सारे कार्य हमारा स्प्लीन करता है। स्प्लीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का। फिर हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम इसमें आ जाता है। टॉन्सिल्स हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से वो वर्क करते हैं। वहां पे भी हमें पहचान किया जाता है इन्वेडर्स को। और पायर्स पैचेस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां पे भी पैथोजेंस का नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। आगे हम इसमें देखेंगे क्रियाएं क्या है कि शरीर में घुसने वाले रोग जनकों को पहचानना, उनसे लड़ना। तो जैसे हमारा कोई शरीर पहले तो उनको पहचानता है कि भाई ये सेल्स जो हमारे बॉडी के नहीं है। तो उनको जब वो उसने पहचान लिया तो उसको मारने के लिए अब उसको क्या करना है, कौन से डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। तो ये सारा प्रक्रिया जो होनी है वो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा होती है। अगली बार जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए स्मृति बनाना, एक मेमोरी बन जाती है हमारे शरीर के जो जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के, उसमें एक मेमोरी स्टोर्ड हो जाती है कि इस तरीके की हमारा एंटीजन पहले भी आ चुका है और उसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी पहले से जो बनी हुई है उसी एंटीबॉडी को फिर से यूज कर लिया जाता है।
तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम बोलते हैं कि हमें वो उस वायरस के पीछे, उस भी पैथोजेंस के लिए हमें जो मारने के लिए पहले हमने जो वो डाला था अस्त्र, उसी अस्त्र का हमें फिर से यूज करना है। एक तरीके से हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसको आगे चल के हम जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। फिर क्षतिग्रस्त या कैंसर कोशिकाएं क्या है हमारे, वहां पे जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब उन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को, उस सेल्स जहाँ पे किसी भी जगह पे बहुत सारी सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं यदि, तो उन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को किस तरीके से नष्ट किया जाए ताकि शरीर पूर्ण अपना स्वस्थ अवस्था में रहे, तो वो भी हमारा कार्य इम्यून सिस्टम के द्वारा होता है। उसको हम पढ़ेंगे, साइटोलॉसिस बोला जाता है मेडिकल टर्म में, किस तरीके से वहां पे सेल्स को खत्म किया जाएगा वहां पे। फिर संक्रमण की जगह पे सूजन पैदा करके बचाव करना। यदि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन, कोई इंजरी होती है, तो कोई बाहर के जब हमारे अंदर वायरस आ गया उसमें, तो वहां पे हम देखते हैं स्वेलिंग हो जाती है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। तो उसमें किस वजह से होती है वो स्वेलिंग, वो एक प्रतिरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा है। हमारा शरीर अपने को बचाव करने के लिए वहां पे हिस्टामाइन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। वो अभी हम सारा स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी हम सिर्फ मुख्य पॉइंट्स को देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे इसमें है। फिर अब देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो लिम्फ नोड्स हैं हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं पूरे शरीर में हमारे फैले हुए हैं, ताकि ये पहचान कर सके कि कहाँ पे से इन्वेडर्स आ रहा है, और वो उसको मारने के लिए वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं फिर। तो ये हमारा इम्यून लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम है। आगे हम इसमें देखते हैं। ये भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का ही डायग्राम है कि हमने देखे थे टॉन्सिल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक है। फिर हमारी थाइमस ग्रंथि है यहाँ पे। जो थाइमस ग्रंथि है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे टी सेल्स और बी सेल्स जो है, टी सेल्स का मैच्यूरेशन थाइमस ग्लैंड के द्वारा ही होता है, जो कि हमारे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये हमारे डिफेंस सिस्टम में किस किस तरह से पार्ट प्ले करते हैं। फिर लिम्फ नोड्स हमारे पूरे शरीर में, ये जो डॉट से बने हुए मोटे वाले, ये हमारे लिम्फ नोड्स हैं। तो ये हमारे पूरे शरीर में इस तरह से जाल की तरह फैला हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये एक्चुअल में लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, किस चीज से बना हुआ है, ये हम अब पढ़ लेते हैं पहले इसको अच्छे से। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके से क्या चीज है, उसका जो पदार्थ है वो क्या है, उसको हम समझते हैं। तो लसिका तंत्र, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, एक जाल सा नेटवर्क है जो शरीर में लसिका द्रव्य, अब ये द्रव्य कहाँ से आए इसको हम अभी देखेंगे। ये द्रव हमारे शरीर के अंदर हमारे सेल्स में से ही निकला हुआ है। फिर लसिका की नलिकाएं होती हैं, जिसे लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। फिर लसिका की ग्रंथियां हैं, जिसे लिम्फ ग्लैंड्स बोलते हैं, और कुछ अंगों से मिलकर बनता है। ये प्रतिरक्षा इम्यून प्रणाली का हिस्सा है और शरीर को बीमारी से सुरक्षा, अतिरिक्त द्रव्य वापस रक्त में भेजना, ये क्या करता है, जो अतिरिक्त द्रव्य इसके पास आया सेल्स के द्वारा, जो अतिरिक्त द्रव एक्स्ट्रा फ्लूइड सेल्स में आ गया, तो वो हमारे लसिका तंत्र में आ जाता है, लसिका की वेसल्स में आ जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। और ये फिर वहां पे जो लिम्फ के जो ऐसे ऑर्गन्स हैं वहां पे फिल्टर होता है, जैसे स्प्लीन है, वहां पे फिल्टरेशन हो गया इसका, क्योंकि जो वायरस वगैरह है उसको सब देखा गया, उसको फिर वह फिल्टर कर दिया गया, फिर ये वापस से हमारे रक्त में मिल जाता है, और फिर हमारे उस रक्त का ही पार्ट हो जाता है। आगे इसमें देखते हैं हम लसिका तंत्र के मुख्य भाग क्या हैं। तो लसिका लिम्फ पारदर्शी द्रव्य जो ऊतकों से अत्यधिक द्रव और कचरा उठाता है, जो हमारा सेल्स का वेस्ट है, जो सेल्स में से एक्स्ट्रा फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, बाहर निकल गया उनके से, तो वो हमारे लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। फिर लिम्फेटिक वेसल्स में भी हमारे वॉल्स होते हैं, जिस प्रकार हमारे वेन्स में वॉल्स होते हैं जो पीछे के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स में भी हमारे वॉल्स भी होते हैं। तो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो लसिका को शरीर भर में एकत्रित करके ले जाती हैं। पूरे शरीर में ये
फैली रहती हैं। लसिका की ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स जो हैं, छोटी ग्रंथियां जो लसिका को फिल्टर करती हैं, ये फिल्टर करने का कार्य करती हैं, वहां पे कोई भी पैथोजेंस जो आता है उसको पहचानती हैं। तो बेसिकली जो लसिका है हमारा, वो हमारा बना होता है प्लाज्मा से एक तरीके से, क्योंकि आरबीसीज इसमें नहीं होते। आरबीसीज का जो साइज है वो इसमें नहीं जा सकता है, ये बहुत पतले होती है, इनकी जो वेसल्स होती है। तो मुख्यतः इसमें डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा ही होता है। तो छोटी ग्रंथियां जो लसिका को फिल्टर करती हैं और रोगाणु को पकड़ती हैं, वहां से इनको पता चल जाता है, सेंस कर लेती हैं। वहां के सेल्स इस प्रकार के इनके होते हैं कि वो सेंस कर लेते हैं कि ये जो है हमारे शरीर की का एक बाहरी एंटीजन है, बाहरी कोई ऐसा वो इन्वेडर है जो यहाँ पे आ रहा है। तो उसको पहचान लेती है और उसको फाइट करने के लिए फिर प्रतिरक्षा प्रणाली एकदम एक्टिवेट हो जाती है। फिर जो स्प्लीन है, स्प्लीन हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है, हमारा रक्त को फिल्टर करता है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं को सक्रिय करता है। फिर थाइमस ग्रंथि, दो हमारे मुख्य इसमें देखेंगे, थाइमस ग्रंथि और स्प्लीन। टॉन्सिल एडेनॉइड्स हम दोनों स्टडी कर चुके हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उम्मीद करती हूँ आप रिवीजन बराबर कर रहे हैं उसका। गले व नाक में रोगाणु को रोकते हैं, हमने वहां पे 3 चीजें पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स और एक और पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आप नाम बताइएगा। अस्थि मज्जा, बोन मैरो में स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। तो पूरे पुराने नोट्स को हम पढ़ते रहेंगे ताकि हमें आगे की चीजें अपनी समझ में क्लियर क्लियर आती रहें। अब जब रक्त की छोटी नलिकाएं, कैपिलरी से द्रव रक्त में द्रव ऊतकों से निकलता है, तो कुछ वापस खून में नहीं जाता। अब वो कहाँ जाता है, वो लसिका नलिका द्वारा उठा लिया जाता है। इसको अब लिम्फ कह दिया जाता है, इसको ब्लड नहीं कहा जाता, अब इसको लिम्फ कहा जाता है। और लसिका ग्रंथियां उस द्रव को फिल्टर करती हैं, रोगाणु कचरे को रोक देती हैं, उसको साफ स्वच्छ कर देती हैं, और फिर से वो रक्त में एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो रक्त में फिर से मिल जाता है। अंत में लसिका बड़े डक्ट से होकर रक्त धमनियों में वापस मिल जाता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या हुआ उसको देखते हैं हम। अत्यधिक द्रव वापस रक्त में भेजना, ताकि शरीर में द्रव का संतुलन बना रहे, रोगाणु से सुरक्षा, खुराक में वसा और विटामिन का अवशोषण, छोटी आंत में वसा को लसिका द्वारा रक्त में भेजा जाता है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं का परिवहन, श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर भर में फैली रहती हैं। ये अभी हम पूरा अभी समझेंगे, तो अभी हम सिर्फ पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं किस प्रकार ये सब हो रहा है हमारा। इसको देख लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा क्या है, पूरा हमें समझ में आ जाना चाहिए। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी आप पूछ लीजिएगा, थोड़ा एंड में पूछ लेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रख लेंगे। चलिए अभी हम जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये क्या है कि ट्रांसपोर्ट करती है, हल्का पीले पदार्थ होता है क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं होते, इसमें लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी में पढ़ा था। तो डब्ल्यूबीसी में जब हमने पढ़ा था तो डब्ल्यूबीसी को हमने देखा था कि वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताइए, डब्ल्यूबीसीज हमारी कौन कौन से प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की हमने स्टडी की थी। तो हमारे डब्ल्यूबीसीज हमारे ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर होते हैं। फिर हमने मोनोसाइट्स पढ़ा था, एक ये तो हो गया ए ग्रैनुलर, और ये हमारे ये दूसरे वाले हो गए ग्रैनुलर। अब इसमें हमारे 2 प्रकार के हो गए, मोनोसाइट्स, और दूसरा हो गया हमारा लिम्फोसाइट्स। इसमें हमारे 2 प्रकार के हो गए, टी सेल्स और बी सेल्स। टी सेल्स जो हमारे मैच्योर होते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के द्वारा, और बी सेल्स हमारे मैच्योर होते हैं बोन मैरो में। इनका कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट रखना। तो ये हमारे इस तरीके से हमने मोनोसाइट्स का देखा था। तो ये इसमें लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। हमने जब ब्लड सेल्स पढ़ा था तो डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन है डिफेंस का। ये हमने तीनों के जब ब्लड सेल्स का पढ़ा था, एक एक मेन फंक्शन सबका है। आरबीसीज का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और प्लेटलेट्स का है कि
रक्त का धक्का जमाना, क्लॉट बनाना। और डब्ल्यूबीसीज का है हमारे डिफेंस सिस्टम को, पूरी जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसीज की है। तो इसमें जो डब्ल्यूबीसी का कौन सा वाला पार्ट है वो हमने समझ लिया है कि लिम्फोसाइट्स इसमें मेन पार्ट है हमारा। इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये पतली नलिकाएं होती हैं जो लसिका द्रव को शरीर में ले जाती हैं। इसमें वॉल्व होते हैं जो शरीर द्रव्य को पीछे ले जाने से रोकते हैं। अब लिम्फ नोड्स हमने समझ लिए कहाँ कहाँ हैं, बहुत जगह होते हैं। गोल या बीन्स के आकार की ग्रंथियां होती है। बीन्स के आकार की ग्रंथियां जो हमारी है वो स्प्लीन है। स्प्लीन हम देखें तो हमारे मुट्ठी के बराबर एक ऑर्गन होता है, तो उसको हम बीन के आकार का कह सकते हैं। वहां उसकी वो ग्रंथि है, लसिका द्रव को फिल्टर करती है। इसमें लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, भक्षण का कार्य करते हैं, जो वायरस को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं वहां से। अब वो किस तरह से करेंगे उसको भी हम पूरा अभी स्टडी करते हैं। टॉन्सिल्स हमने देखे थे। पायर्स पैचेस हमने पढ़ा है कि वो कहाँ पे होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पायर्स पैचेस होते हैं। तो ये भी हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब फंक्शंस क्या हो गए लिम्फेटिक सिस्टम के, ऊतकों में जमा अतिरिक्त द्रव को रक्त में वापस भेजना। डिफेंस का सिस्टम इसका हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये क्या करते हैं, फैट को भी, अतिरिक्त फैट को भी अवशोषित कर लेते हैं। फिर शरीर में लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी का परिवहन करते हैं। तो फ्लो का पाथ क्या हो गया इनका, कि टिश्यू में से वो फ्लूइड निकला और वो कहाँ चला गया, लिम्फ की कैपिलरीज में चला गया। लसिका कोशिकाएं से के लसिका नलिकाओं में चला गया, फिर ग्रंथियों में, और इस तरीके से वो ट्रैवल करता है और वापस से रक्त में मिल जाता है। तो सब क्लेवियन एक आर्टरी होती है, उसके द्वारा ये रक्त में फिर से मिल जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक डक्ट हो गए हमारे, थोरेसिक डक्ट, राइट लसिका डक्ट हो गए। ये हमारे कुछ मेडिकल टर्म्स है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं जो हमें आज अच्छे से समझना है कि हमें फीवर क्यों आता है। तो ये हम अपना सोचते हैं कि भाई हमें क्यों फीवर आ गया, एक तरीके से तो वो हमारा एक डिफेंस सिस्टम का ही कार्य हो रहा होता है। तो उसको पूरा स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये किस तरीके का मैकेनिज्म हमारा होता है। चलिए मैं वर्ड पे, तो इम्यूनिटी को हम पहले समझते हैं कि इम्यूनिटी हमारी क्या चीज़ है। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है शरीर की उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इम्यूनिटी हमारी क्या हो गई, शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है, हम इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो वो क्या है, हमारा एक डिफेंस सिस्टम है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की, कि वो रोग को पहचान सके और रोग से लड़ सके, ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। तो विभिन्न प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे अच्छे से खाना पीना रखें अपना, और नियमित योग अभ्यास करें, प्राणायाम ध्यान करें। तो उसके द्वारा क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, वो सेल्स के सारे एक्टिवेट रहेंगे, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इम्यूनिटी हम जब पढ़ें तो देखते हैं कि दो प्रकार से इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को सबसे पहले देखते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी बर्थ से मिलती है, जन्म से। यदि किसी व्यक्ति को जो इम्यूनिटी मिलती है उसको इनेट इम्यूनिटी के नाम से कहा जाता है। यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आपके PYQ के पार्ट का है। इनेट इम्यूनिटी मैंने देखा था, वहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। अब ये क्या हमारी बर्थ से प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, मतलब ये किसी ऐसे मतलब विशेष प्रकार के रोग के द्वारा इम्यून होना नहीं कह सकते। तो इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। फिर अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं हमारी, इसमें हमारी आती है स्किन। अब हम सारा डिटेल में भी देखेंगे, पहले इसका पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। फिर हमारा आता है म्यूकस। तो म्यूकस के द्वारा हमारा, म्यूकस हमने कहाँ कहाँ देखा था, आप अपना मन में ये रिवीजन रखेंगे कि म्यूकस आपने जब पढ़ा था तो कहाँ कहाँ आपको याद है कि कहाँ कहाँ हमने उसको पढ़ा था। हमने रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में भी पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि म्यूकस होता है लाइनिंग में। तो म्यूकस का क्या कार्य है वो भी हमने समझा था, कि म्यूकस वहाँ के एरिया को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। अब वो किस तरीके से या इम्यूनिटी में वर्क करेगा उसको हम अब देखेंगे। फिर हमारे यहाँ पे होते हैं नेचुरल किलर सेल्स।
तो ये अभी हम सारे डिटेल में भी पढ़ेंगे ये किस तरीके से वर्क करते हैं। फिर हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं। कोई ऐसा वर्ड लगे जो इंग्लिश वाला, मगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका हिंदी में नहीं ट्रांसफर हो पा रहा था, तो मैक्रोफेजेस ही हैं। फिर जब हमने WBCs पढ़ा था तो हमने न्यूट्रोफिल्स भी पढ़ी थी टर्म, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का भी कार्य है। तो इस प्रकार से कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पे लिए कि ये जो बर्थ से इम्यूनिटी आई तो वो इस प्रकार से हमारे पास है, और ये हमारी किसी ऐसे विशेष रोग के में इम्यूनिट करना नहीं है, ये हमारी जनरल इम्यूनिटी है, हमारी एक ऐसी क्षमता हमें जो बर्थ से मिली है। अब एक्वायर्ड वाले में देखें तो एक्वायर्ड वाले में हमारी ऐसी है इम्यूनिटी है जो हमें किसी विशेष प्रकार से, जैसे हमने रोग हुआ और उसके बाद हमने कुछ एक्वायर कर ली, तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हुआ कि एक किसी पैथोजन के अटैक पे हमने उसको जब मार के भगाया हमारे शरीर ने, तो उसके द्वारा हमें मिली हुई इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अब ये क्या हुई, हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी हुई, क्योंकि हमने एक विशेष प्रकार के रोग के जो कीटाणु थे उनको हमारे शरीर ने पहचाना और मारा, तो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी कही जाएगी इसको। अब ये क्या होता है, इस ये हमारी वर्क करती है टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो यहाँ पे ये दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। आगे इसको पढ़ते हैं, आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आगे में हम देखते हैं। तो आगे में इसमें हमारे किस किस प्रकार से हमारी इनेट इम्यूनिटी और किस किस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको भी हम देखते हैं। तो एक्वायर्ड इनेट इम्यूनिटी को अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो कई तरीके से होते हैं, जैसे स्पीशीज में इम्यूनिटी होती है। अब कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए रैट्स है, तो उनमें ट्यूबरकुलोसिस की इम्यूनिटी पहले से ही है। मतलब कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें जन्म से ही ऐसे रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। जैसे कहा जाता है हेंस में इम्यूनिटी होती है टिटनस की, वायरस की, तो जो उनके पास पहले से ही है जन्म से। अब इसी तरीके से इसमें होती है रेशियल इम्यूनिटी। तो रेशियल इम्यूनिटी क्या है, कुछ ऐसे मानव के जातियां हैं जिनमें कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप विकसित हो गई, क्योंकि वो उस रीजन में रहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका में लोगों में एक विशेष प्रकार का वहाँ का फीवर है, तो उसके प्रकार उससे वो हमेशा के लिए इम्यून है, वो कभी भी उनको नहीं होता, क्योंकि वो उस रीजन में रहते हैं। तो ये तो हमारे इस तरीके से हो गई। फिर एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है इसमें। इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको, मतलब कोई रोग, कुछ प्रकार के रोग छू ही नहीं पाते, जैसे फ्लू वगैरह से इम्यूनिटी हो जाती है लोगों को, तो उनको नहीं होगा, बाकी लोगों को हो रहा है, मगर वो उस वातावरण में भी है मगर उन्हें नहीं हो रहा, तो वो उनकी अपनी इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम बाय बर्थ उनको है कि वो उससे इम्यून है। अब ये एक तरीके से होगी। अब इसमें इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स भी हैं हमारे पास, कि किस प्रकार से शरीर में एक कुछ बैरियर है जिनके द्वारा शरीर जो है रक्षा करता है स्वयं की। तो वो बैरियर क्या है, उनको अब हम देखते हैं। तो वो बैरियर है हमारे, पहले इसमें देखेंगे फिजिकल बैरियर, फिर हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर हमारा है सेल्यूलर बैरियर। इन सबको अभी हम पढ़ेंगे। फिर हमारा है साइटोकाइन बैरियर बैरियर। तो ये हमारे चार प्रकार के हम अभी बैरियर पढ़ेंगे। ये हमारे शरीर में क्या है कि एक सेल्फ डिफेंस के बैरियर बनाए गए हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित है। ये हम अभी देखते हैं। अब ये इनके बारे में टाइप्स पहले देख लेते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी एक तो हमारी क्या हुई कि इस स्पेशीज वाली हो गई, रेशियल वाली हो गई और इंडिविजुअल वाली हो गई। फिर हमने उसमें बैरियर देख लिए। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड वाले में क्या है। तो एक्वायर्ड वाले में दो प्रकार से हम इनका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव वाले में हम देखें तो क्या है कि अपना एक डिफेंस सिस्टम, जैसे नेचुरल जब आया, जैसे हमारे शरीर ने अपने नेचुरल फॉर्म में किसी भी पैथोजेंस के लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर कर ली और वो उसकी मेमोरी में स्टोर्ड हो गई उसके सेल्स में। तो जब भी वो पैथोजन उस बॉडी के हमारे शरीर के पास आएगा, तो हमारे शरीर के सेल्स फिर से वो एंटीबॉडी का यूज करके उस पैथोजन को मार भगाएंगे।
तो ये हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मीजल्स का। तो ये जब वायरस व्यक्ति को एक बार होता है, उसके शरीर में इसको मारने के एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, और फिर वो वायरस जब दोबारा भी होता है, प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, मगर वो व्यक्ति के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पा ली है उससे। तो ये तो उसकी नेचुरल फॉर्म में हो गई कि उसने अपने आप नेचुरली इसको ले लिया है। अब इसमें ही दूसरे तरीके से देखें तो एक होती है हमारी आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में हमारी कौन सी चीजें आ गई? जो हमारी वैक्सीनेशंस होती हैं। तो वैक्सीनेशंस में क्या किया जाता है? एक्टिव वायरस को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा कुछ फीवर, कुछ ऐसा एलर्जिक रिएक्शन कुछ होता है, मगर शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं बीसीजी का जब इंजेक्शन दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो उसके बाद उनको फीवर वगैरह भी आता है, मगर वो इम्यून हो जाते हैं फिर उस वायरस के लिए। तो ये तो हो गई हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियली हमें दी गई। तो एक तो हमने नेचुरल देख ली और एक हमने आर्टिफिशियल देख ली। तो ये तो हमारी एक्टिव हो गई। अब पैसिव में देखें, तो पैसिव में वो इम्यूनिटी आती है जो व्यक्ति के शरीर में खुद नहीं आई, मगर किसी से उसको मिली। तो किससे मिल सकती है? जैसे मदर से बेबी को, मदर अपने बेबी को देती है जब, तो उससे उसको ऐसी इम्यूनिटी पैसिव फॉर्म में मिल जाती है। इसमें मतलब प्लेसेंटा के थ्रू एक प्रोटीन होता है इम्यूनोग्लोबिन, उसके द्वारा उसको पास आउट हो जाती है। फिर इसी में हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैसिव फॉर्म में दी जाती है, तो हमारा जब RH फैक्टर वाला कुछ होता है उसमें, तो उसमें भी एक सिरम दिया जाता है, उसके द्वारा उसकी इम्यूनिटी को बच्चे की बढ़ाया जाता है। तो ये दो प्रकार से हमने एक्टिव और पैसिव, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी का देख लिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, और हम लोग एंड में 10 मिनट्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स का कर लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ के इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको। अब हम इसके बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमने इनेट इम्यूनिटी में बैरियर पढ़े थे उसको देख लेते हैं अब हम यहाँ पे। इनेट वाली इम्यूनिटी में हमने पहले देखा था फिजिकल बैरियर, कि शरीर में ऐसे कौन सा फिजिकल बैरियर होता है जिसके द्वारा शरीर अपना डिफेंस करता है। तो वो फिजिकल बैरियर सबसे पहला हम देखेंगे, तो सबसे लार्जेस्ट हमारा जो ऑर्गन किसको कहेंगे? वो स्किन है हमारा। पूरे शरीर में हमारे त्वचा जो है वो हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं उसको, स्किन। तो वो उसके द्वारा हमें इम्यूनिटी रहती है। वो किस तरीके से रहती है, कि क्या होता है वहां पे, ये देखते हैं। तो हम जब देखते हैं स्किन में क्या होता है हमारे, एक अलग सा पीएच होता है उसका, तो वो एसिडिक होता है, तो जिसकी वजह से वो वहां पे ग्रोथ नहीं होने देता वहां पे किसी भी माइक्रोब्स की। तो ये एक तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो गया? स्किन। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई। फिर यहाँ का जब हमने देखा तो पीएच देखा, तो पीएच इस तरीके से थोड़ा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। हम एक हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके में ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे एक और होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है स्किन की वो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसकी वजह से पैथोजेंस एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से प्रकृति द्वारा स्किन के द्वारा पहला बैरियर बनाया जाता है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमने देखी, कि एक तो पीएच वहाँ का, दो चीजें, और आउटर लेयर जो है हमारी स्किन की थोड़ी सी मोटी हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे पैथोजन एंटर नहीं कर पाए। अब दूसरा बैरियर हमने देखा था, वो हमारा है म्यूकस वाला। तो हमारे जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स हैं शरीर के, उसमें म्यूकस का प्रेजेंस होना। अब किस वजह से म्यूकस का प्रेजेंस होता है? हमने देखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस का प्रेजेंस है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी म्यूकस का प्रेजेंस है। तो ये म्यूकस का प्रेजेंस क्या इंडिकेट करता है? कि वहां पे मॉइस्चराइज भी रहेगा, लुब्रिकेटेड भी रहेगा वो सरफेस। और क्या होगा, कि यदि वहां पे कोई कीटाणु आते हैं तो उनकी मोबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि म्यूकस जो है थिक
स्टिकी सब्सटेंस होता है, और जो वहां पे जो आएंगे कीटाणु वो वहीं पे चिपक जाएंगे, उससे उनकी मोबिलिटी नहीं बढ़ हो पाएगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से म्यूकस हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की कार्य करता है। ये इसका स्टिकीनेस और एक इसका लुब्रिकेशन वाला जो नेचर है इसका, तो ये क्या करता है, वहीं पे रोगाणु इससे चिपक कर रह जाते हैं और आगे वो नहीं जा पाते हैं। तो ये हमने स्किन का उसका म्यूकस का देख लिया। आगे हम देखते हैं हमारा, एक हमने पढ़ा था सिलिया। याद करेंगे हम लोग सिलिया हमने कहाँ पढ़ा था। चलिए अपना रिवीजन करेंगे तो याद आएगा आपको। सिलिया हमने ट्रैकिया, जब हम उसका पढ़ रहे थे ट्रैकिया के बारे में, तब भी हमने पढ़ा था। तो वहां पे क्या होगा कि जब हमारे म्यूकस से वो चिपक गए रोगाणु, तो सिलिया क्या है, हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। तो यदि हम देखें ये ट्रैकिया है, तो हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से हैं यहाँ पे, और म्यूकस से हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पे चिपक गए हैं, तो ये क्या करते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इनको स्वीप कर देते हैं बाहर की तरफ। ट्रैकिया तक यदि रोगाणु पहुंच गए तो पूरी तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। बहुत अंत में ऐसा होता है कि जाके वो इन्फेक्शन अंदर पहुंचता है। शरीर पूरी कोशिश करता है कि पैथोजेंस को बाहर हर हर कदम पे भगाने की कोशिश करता है। तो एक चक्रव्यूह का सा जाल है पूरे शरीर में, जो पैथोजेंस को बाहर भगाने की पूरी कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, सिलिया जो हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये स्वीप करना चाहते हैं, झाड़ू सी लगाना चाहते हैं जो म्यूकस में ट्रैप्ड है हमारे ये माइक्रोब्स। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे उनको रास्ता दिखाया जाता है, तो वो फेरेंक्स तक पहुंच जाते हैं। तो फेरेंक्स के द्वारा ये या तो श्वास के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, यदि ये श्वास के द्वारा बाहर नहीं निकले तो फेरेंक्स के द्वारा ये वहां पे नीचे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी चले जाते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद ये वहां पे या तो HCl के द्वारा, प्रेजेंस ऑफ HCl के द्वारा वहां पे नष्ट हो जाते हैं, या फिर स्टूल के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो दो तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे हो जाता है। फिर हम देखेंगे एक है हमारा हेयर। अब हमारे हेयर हमने देखे थे नेसल हेयर होते हैं, तो वो क्या कार्य करते हैं, जब हम नाक से सांस ले रहे हैं तो वहाँ के जो बाल है नाक के, वो क्या करते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स या कुछ ऐसा कीटाणु, कुछ ऐसा कुछ बड़ा जो है उसको वहीं पे बाहर कर देते हैं, रोक देते हैं वहां पे। हमें छींक आ जाती है और हमारे वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे फिजिकल बैरियर चार हो गए, स्किन, म्यूकस, सिलिया और हेयर। तो इस ये अब हम चलते हैं अपने फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरफ। उसमें देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से हैं हमारे, और उनके द्वारा किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होता है। चलिए अब इसमें देखेंगे क्या हमारा सिस्टम है। इसको थोड़ा सा आगे करके इधर पढ़ देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। अच्छा, अब हम याद करेंगे कि हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, क्योंकि उसका फंक्शन अभी हमें यहाँ पे यूज होएगा। तो हमने जब हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था, तो पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस हमारा थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला। थर्मोस्टेट, जो थर्मोस्टेट होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, करंट को रेगुलेट कर सके, जैसे उसमें होता है बिजली में। तो मगर यहाँ पे हमारे शरीर का थर्मोस्टेट क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण। तो शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल फॉर्म में हमारा होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर जिसको कह सकते हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब हम पढ़ेंगे उसको कि फीवर के द्वारा, सॉरी ऊपर चला गया ये, एक मिनट। फीवर मैकेनिज्म किस तरीके से होता है और फीवर के द्वारा हमारे पैथोजेंस को किस तरीके से बाहर निकाला जाता है, तो उसको अब हम देखते हैं। तो जब हमारे पैथोजेंस एंटर हुए, तो जब हमारे पैथोजेंस एंटर हुए, पैथोजेंस हम समझ रहे हैं क्या चीज हो गए, हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जो भी चीज है बाहर की इन्वेडर्स हैं वो हमारे एंटर हुए। तो शरीर में जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं हमारे,
जो इम्यूनिटी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है के सेल्स हैं, जो भी हमने पढ़े हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं, तो वो किस चीज का निर्माण करते हैं? मैक्रोफेजेस का निर्माण करते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स का निर्माण करते हैं। तो इनके द्वारा जो कुछ टर्म्स आएंगी जिनको मैं समझा दूंगी, ये मेडिकल टर्म्स हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी अभी थोड़ी सी। तो ये पायरोजन्स होते हैं, एक्सोजीनियस पायरोजन्स, क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं। तो इनके द्वारा हमारे जब इनको ये पहचाना गया शरीर में, ये कि बाहर से जो आ रहा है हमारा, तो हमारा तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है, एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, तो इनको पहचाना शरीर के इम्यून सिस्टम ने, और वो एक्टिवेट हो गया। उसने मतलब सबको कह दिया भैया अब एक्टिव हो जाओ, क्योंकि बाहर का कोई इन्वेडर शरीर में घुस गया है। तो क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने लेवल पे पायरोजन्स का निर्माण करेगा। पायरोजन्स विशेष प्रकार के डिफेंस सेल्स होते हैं। तो इनको बोला जाता है एंडोजीनियस, क्योंकि ये अंदर बने हैं। अब ये क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पूरे शरीर में हो रहा है। तो इनके द्वारा ये कहाँ पहुंचते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस तक। तो हाइपोथैलेमस तक जब ये पहुंचे, तो हाइपोथैलेमस इनको पहचान लेता है, और वहां का थर्मोस्टेट क्या करता है, वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से इंक्रीज हो जाता है? वहां पे एक रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिस। तो कुछ इसको मोटे मोटे तौर पे पर समझेंगे तो ये है कि हाइपोथैलेमस ने उसको पहचान लिया, वहां पे कुछ ऐसा रिलीज हुआ जिसकी वजह से टेम्परेचर वहां का अब हाई हो गया। तो जब टेम्परेचर हाई हो गया, तो उसको हमने कह दिया भाई अब फीवर है। फीवर में क्या हो गया, फीवर के होने से क्या हुआ कि एक तो हमारे जो एंटर हुए पैथोजेंस, उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलेगा, वातावरण गर्म हो गया, और उनकी जब ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो उनको मारना भी आसान हो जाएगा। यदि वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे डिफेंस सिस्टम कब तक उनको मारेगा। तो इस तरीके से हमारे जब फीवर हाई हो जाता है, तो एक तरीके से वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है, सक्रिय हो चुका है, और उनको उनकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन को खत्म करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है इस समय। वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो जिनको कहा गया, जो ऐसे मैक्रोफेजेस हैं, फैगोसाइटोसाइट सेल्स हैं, उनको कह दिया गया कि अब आओ और इनका भक्षण करो तुम। तो इस तरीके से दो प्रकार से हमारे ये कार्य हो जाता है। तो ये हमने फीवर का मैकेनिज्म समझा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में। एक तो ये हाइपोथैलेमस का, दूसरा हमारा किस तरीके से होता है, पीएच बैलेंस। अब पीएच बैलेंस हमारा, यदि हम अपने इंटरनल ऑर्गन में देखें, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा वेजाइना, वहां का भी पीएच बैलेंस एसिडिक रहता है, ताकि वहां पे कोई भी माइक्रोब्स का मल्टीप्लिकेशन ना हो, ग्रोथ ना हो वहां पे। और जब हमारे स्टमक में जो पीएच है, उसका भी एसिडिक रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है वहां पे, माइक्रोब्स का वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वहां पे रोगाणु पनप नहीं सकते, क्योंकि एसिडिक वातावरण में उनको ग्रोथ का माहौल नहीं मिलता है। तो दो प्रकार से फिजियोलॉजिकल बैरियर यहाँ पे हमने देख ली है। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा इसमें है हमारा ईयर का वैक्स। तो हम देख रहे हैं इस समय कि किस प्रकार से प्रकृति ने पूरी तरीके से हमें बर्थ से क्या क्या चीजें दी हुई हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का हम हमेशा सही रह सके। तो ईयर वैक्स को मेडिकल टर्म में बोला जाता है एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिरुमिन। तो उससे क्या होता है हमारा, अगर हमारे कान के अंदर कुछ गया भी, कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ ऐसा पैथोजेंस गया भी, तो वो हमारे कान का जो सेंसिटिव एरिया है, जो इंटरनल ईयर है हमारा, वहां तक नहीं पहुंचता। जब हमने कान का पढ़ा था, तो हमने देखा था एक तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो वो जो इनर ईयर है, वहीं पे हमारे सारे मेन वो ऑर्गन्स है वे, उसके सेंसरी के। तो वहां तक कोई भी पैथोजन नहीं पहुंचेगा। ईयर वैक्स में वो स्टिकी होता है, वो वहीं से चिपक के रह जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वो वहां का डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। फिर हमारा है हमारे त्वचा में स्वेट। तो जो स्वेट होता है हमारे त्वचा में, उसके द्वारा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है कि स्वेट के माध्यम से शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। तो ये हम देखते हैं कि स्वेट आना
अच्छी बात होती है, पसीना आना हमारा अच्छा होता है, क्योंकि उसके माध्यम से भी हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। प्लस जब वो स्वेट आता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां पे ग्रो करने का माहौल भी नहीं देता, वहां पे कि वो वहां पे ग्रो भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो उस स्वेट में होता है ऐसे एंटी माइक्रोबियल वो होते हैं चीजें, जिसकी वजह से वहां पे उनकी ग्रोथ संभव नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सीबम का निर्माण। तो वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं स्किन में, तो उससे क्या होता है, हमारा चिकनाई और लुब्रिकेशन का कार्य करते हैं सेबेशियस ग्लैंड। वो हमारे त्वचा को नम रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, और हमारी त्वचा को स्वस्थ वातावरण भी देते देते हैं। तो जिसकी वजह से वहां पे रोगाणु पनप ही नहीं पाते हैं। तो पूरी तरीके से प्रकृति इस कोशिश में रहती है कि हर तरीके से वो डिफेंस को बनाए रखे। फिर हम इसमें देखेंगे कि यूरिन है हमारा। यूरिन के द्वारा हमने जब अभी अपने उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि यूरिन क्या चीज है। जब ब्लड फिल्टर होता है हमारा, उससे रीफिल्टर होता है बार बार, फिर दो तीन बार, तब जाके हमारी यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन के माध्यम से भी हमारे जितने टॉक्सिन्स हैं, जितने हमारे इन्वेडर्स हैं, वो भी बाहर रिलीज होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसे यदि कोई बीमार है, कोई फीवर है या कुछ भी परेशानी है, तो ज्यादा आप पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, कि यूरिन के माध्यम से भी वो इन्फेक्शन जो है शरीर बाहर निकाल सकता है। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए। अब हम देखेंगे सेल्यूलर बैरियर। दो प्रकार के हमने बैरियर देख लिए, फिजिकल बैरियर देखा, फिर हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर देखा, फिर अब हम देख रहे हैं सेल्यूलर बैरियर क्या है। तो सेल्यूलर बैरियर में हमारे न्यूट्रोफिल्स आ गए। अब हमने ये न्यूट्रोफिल्स का नाम कहाँ पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स में। डब्ल्यूबीसीज में देखा था हमने न्यूट्रोफिल्स क्या है, कि यदि इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो वो शरीर में इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये तभी संख्या में बढ़ेंगे जब इनको अपने इन्वेडर्स को बाहर निकालना है। तो ये इनकी संख्या तुरंत इंक्रीज हो जाती है और ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं उनको खाने के लिए। तो ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब ये भक्षण करते हैं जो बाहर के पैथोजेंस आए हैं। फिर हमारे मोनोसाइट्स हो गए। तो मोनोसाइट्स में हमने लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स भी देखे थे। मोनोसाइट्स उनका भी हमारा कार्य इसी तरीके से, वो भी हमारे डब्ल्यूबीसी का पार्ट है और इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब इसमें हमने सेलुलर में दूसरी चीज एक और हमारी इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी जो एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो जाती है। तो उसको किस तरीके से डील करता है शरीर, कि बहुत सारे सेल की ग्रोथ हो रही है, तो वो हमारा किस तरीके से उसका खत्म करा जाएगा, उसको एक बार देख लेते हैं। तो वो क्या है, क्या हो गया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे दो तरीके से हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, यदि कहीं भी सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी कहीं पे सेल ग्रो कर रहे हैं, तो शरीर पहचान जाता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक तो काम होता है उनका एपोप्टोसिस। तो ये एक टर्म है, याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो इसका मतलब ये है कि सेल की डेथ, सेल को खत्म करना। तो यहाँ पे सेल की डेथ हो रही है। अब दूसरा प्रकार जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो क्या चीज है। तो वो है हमारा मास्ट सेल्स। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। यदि कोई संक्रमण हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, कुछ चोट लगी है, तो जब चोट लगी तो वो एरिया सेंसिटिव हो गया और डब्ल्यूबीसी चल दिए वहां से। हमारे ब्रेन ने कह दिया भाई डब्ल्यूबीसी तुम जाओ, वहां पे कोई इंजरी हुई है, तुम वहां पे इकट्ठे हो, और जाके उनका कार्य, उनको कार्य पे लगा दिया गया। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य करने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, ताकि वो वहां से निकल सके और उस जगह पे जा सके जहां पे इंजरी हुई है। और जो मास्ट सेल्स होते हैं, ये एक प्रकार के विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जो हिस्टामाइन का निर्माण करते हैं और रिलीज करते हैं ब्लड में हिस्टामाइन। तो ये हिस्टामाइन क्या करती है, उस इंजरी पे इन्फ्लेमेशन कर देती है।
तो इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, जगह बन जाती है कि WBCs वहां पे आ सके और रोग जो कीटाणु हैं उनको खत्म कर सके। तो वहां पे हीट भी हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाती है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब हमारी प्रणाली है शरीर की, किस तरीके से रोग को वो बाहर निकालती है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्रणाली है। हम समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई है, मगर वो क्या है, हमारा अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया और वो वर्क कर रहा है। तो एक तरीके से वो हमारे शरीर को लाभ ही दे रहा है। चलिए, अब बस हमारा एक पॉइंट रह गया है, हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा था, वो क्या चीज है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या हमारे आते हैं, ये हमारे आते हैं कुछ सेल्स, और ये हमारे कहाँ पे होते हैं, इसको हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं। तो एक ये हमारे वायरस का जब इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए सेल टू सेल हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो एक जब किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे एक रिलीज होते हैं इंटरफेरॉन्स। तो वो क्या करता है, इन्फेक्टेड सेल जो है वो इंटरफेरॉन्स कुछ ऐसा वो पदार्थ है उसको रिलीज करता है, जो कि एक मैसेज का सा काम करता है। वो दूसरे सेल को एक मैसेज को देता है कि भाई अब इधर नहीं आना, यहाँ पे तो वायरस तुम्हें वो कर देगा, संक्रमित हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। तो बाकी सेल्स क्या करते हैं, वो अपने को एक्टिवेट कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ है, और वो अपने को डिफेंस सिस्टम को वो बुलाने लगते हैं फिर वहां पे। फिर जिससे कि क्या होता है कि वहां पे जो इनहिबिट हो जाती है, वायरल की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि सेल्स वहां पे आए ही नहीं, तो वायरस जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पाता इस तरीके से। तो सेल्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा कि वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करेगा, इन्फेक्शन दूसरे से तीसरे में करेगा, मगर वो जिसने इन्फेक्शन किया वो इंटरफेरन उसने रिलीज कर दिया। अब इंटरफेरन रिलीज एक मैसेज की तरह पहुंचा, तो दूसरे सेल वहां पे आएंगे नहीं, या फिर उस अपना डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर लेंगे, जिसकी वजह से वायरस उन पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो जब वायरस की यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाती है फिर, तो जब ग्रोथ नहीं होगी वायरस की, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा और वो फैलेगा नहीं। तो इस तरीके से वो डिफेंस सिस्टम को बनाए रखते हैं। तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक था। अब हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे चलते हैं। तो ये हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं कि आपको जो भी कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, तो आप बताइए। यहाँ पे हमारे तरफ से मैंने कोशिश किया कि सब चीजों को कवर कर सकूं। चलिए, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या है, मोनोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लासेस में भी। तो वो उनको हमने आज फिर से यूज किया है, तो वो क्या क्या चीजें हैं, या फिर एक बार रिकलेक्ट कर ले सारा हमने क्या क्या किया था। तो हमने पढ़ा है अपने इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे यूज हो रहे हैं उनको हमने पढ़ा है। हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखा है, उसमें थाइमस ग्लैंड और स्प्लीन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर स्प्लीन के बारे में हमने क्या समझा था कि स्प्लीन हमारा कैसा ऑर्गन है, हमारा स्टमक के पीछे लोकेटेड है, शरीर के डायफ्राम के नीचे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और हमारी फिस्ट छोटी सी ऑर्गन है ये क्या करता है हमारा, ये हमारे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, ब्लड को फिल्टर करता है, यहाँ यहाँ पे बहुत सारे कार्य होते हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत मेजर रोल ये प्ले करता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखी थी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पीवाईक्यूज में आ चुका है इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो दो प्रकार से इम्यूनिटी को हमने पढ़ा था, इनेट इम्यूनिटी जो हमारी बर्थ से होती है, जो नॉन स्पेसिफिक होती है, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी स्पेसिफिक होती है, किसी विशेष रोग के लिए को मारने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारा शरीर विकसित कर लेता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल वो जो शरीर ने हमें खुद डेवलप करी है, और एक्वायर्ड वो होती है जो हमें बाहर वैक्सीनेशन के द्वारा हमें बनाई गई है। जैसे कोविड की वैक्सीन लगी थी जब, तो वो हमारी उसके रोग के प्रति हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करा गया बाहर वाली वैक्सीनेशन के द्वारा। बाहर से हमें एक्टिव जो वायरस इंजेक्ट किए गए, फिर हमारे शरीर ने उसकी इम्यूनिटी को डेवलप किया, वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई।
फिर इनेट इम्यूनिटी में हमने देखा था कितने प्रकार की होती है, कि एक तो स्पीशीज की इम्यूनिटी हो गई, कुछ विभिन्न प्रकार की स्पीशीज हैं जो उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसी विभिन्न विशेष प्रकार के रोग से। फिर हमने देखा रेशियल इम्यूनिटी, किसी ऐसे जगह के लोग, विशेष प्रांत के लोग हैं जहाँ पे वातावरण ऐसा है कि उनको वहाँ के जो रोग हैं उनको कोई असर नहीं करते, उनका शरीर उनको लिए इम्यून हो चुका है। फिर एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी अच्छी होती है और उनके पास वो रोग नहीं आता, बाकी दूसरों पर वो रोग है। मगर उनको, जैसे कोल्ड और फ्लू है, वो सभी लोगों को नहीं होता पर कुछ लोगों को हो जाता है, तो वो इंडिविजुअल इम्यूनिटी हो गई हमारी। फिर हमने जब नेचुरल इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा तो हमने बैरियर्स को पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में बैरियर लगे हुए हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए। हमारा डिफेंस सिस्टम है। बैरियर का मतलब क्या है कि हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, हर लाइन पे सोल्जर्स खड़े हैं हमारे। तो सबसे पहले हमने फिजिकल बैरियर में क्या चीज देखी थी, हमारी स्किन देखी थी। फिर हमने क्या देखा था, अपने म्यूकस, जो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में म्यूकस का प्रेजेंस है, उसकी कितने सारे कार्य होते हैं। एक तो लुब्रिकेट करना, वहां पे स्टिक हो जाते हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा था म्यूकस हो गया, सिलिया हो गया और हेयर हो गया, तो ये हमारे फिजिकल बैरियर हो गए। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर पे हमने देखा था, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा क्या है, डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म क्या है कि हमारा फीवर हो जाना, हमारे बॉडी टेम्परेचर का राइज हो जाना। वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि शरीर में कोई वायरस है और उसका शरीर वातावरण ऐसा बना रहा है, हाइपोथैलेमस ने वातावरण ऐसा बना दिया कि वो अब वायरस वहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हमारे शरीर में, और डिफेंस वाले जो हमारे सेल्स हैं उसको, वायरस को नष्ट कर देंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो हमारा मानव शरीर खुद ही स्वयं को स्वस्थ करने के लिए पूर्णतः बनाया गया है इस प्रकार से। फिर हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर में और कौन कौन से बैरियर देखे थे कि पीएच, हमारी जो बैलेंस है, पीएच का नॉर्मल बैलेंस वैल्यू होती है हमारी 7.5, जो एसिडिक भी नहीं होता और वैसा एल्कलाइन भी नहीं होता, मगर कुछ जगह का पीएच एसिडिक बनाया गया है ताकि वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो सके, बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई की ग्रोथ नहीं हो सके वहां पे। फिर उसी में हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखा, हमारा ईयर वैक्स देखा कि किस तरीके से वो अंदर कोई माइक्रोब नहीं जा सकता। फिर इसमें हमने देखा था हमारा स्किन में हमारे जो स्वेट के द्वारा किस तरीके से टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं, तो टॉक्सिन्स में हमारे के माध्यम से हमारे जो शरीर में कुछ ऐसा गलत हमारी जो इन्वेडर्स आ गए वो भी बाहर निकाले जाते हैं। फिर इसमें ही देखा था हमारा सीबम ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और यूरिन के माध्यम से हमारा शरीर अपने को बाहर कर देता है, इम्यूनिटी को बनाए रखता है, जो पैथोजेंस है उनका इन्फेक्शन को बाहर कर देता है। फिर तीसरा हमने देखा है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में वो सेल्स आते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए। तो वो वाले सेल्स कौन से हुए हमारे, सबसे मेजर हो गए न्यूट्रोफिल्स। वैसे तो तीनों ही सेल्स हैं जो डब्ल्यूबीसी के फॉर्म है सॉरी, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं, ये जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब हमारा ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है, जब कोई फीवर बहुत दिनों तक रहा या कोई इन्फेक्शन है हमारे शरीर में, मतलब कोई स्टमक में, तो हमारा ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो इजिनोफिल्स या बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स की यदि मात्रा ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करती है किस प्रकार का फिर मतलब वायरस है शरीर में, मतलब इन्फेक्शन है, वो उसका एक इंडिकेशन होता है। और फिर उसके आगे टेस्ट कराए जाते हैं कि किस प्रकार का वायरस है, वो सब देखा जाता है। तो इनकी मात्रा तभी बढ़ेगी यदि शरीर में कोई वायरस, कोई पैथोजन हमारे शरीर में है। फिर हमने देखा कि यदि सेलुलर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उनको भी शरीर नष्ट करने की कोशिश करता है। शरीर उसको पूरी तरीके से ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ को खत्म कर सके, अपना डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत सक्रिय वहां भी हो जाता है। फिर हमने मास्ट सेल्स का कार्य देखा। मास्ट सेल हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन भी एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या कार्य करते हैं।
ये हमारे एक तरीके से ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं, हमारे न्यूरो में जो न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन होता है उसका कार्य भी करते हैं। तो ये हमारे क्या इन्फ्लेमेशन को जनरेट करते हैं। ये इस तरीके से मैसेज भेजते हैं कि वहाँ डायलेशन हो जाए ब्लड वेसल्स का और डब्ल्यूबीसी तुरंत उस जगह पर पहुंच सके। जब डायलेशन होगा और डब्ल्यूबीसी बहुत सारे वहाँ पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जो कि वहाँ पे डब्ल्यूबीसी का कार्य को दिखाती है कि वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म अब शुरू हो चुका है। इस तरीके से हमने आज पूरा अपना कंप्लीट किया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए कक्षा को यहीं विराम देंगे और हम, हाँ बताइए। हम 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ मैम, 1 मिनट।